हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का सर्वसिद्धि क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश तथा भारत सरकार से संबंधित ग्राम विकास की योजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे तथा इनको एक सीरीज के माध्यम से एक सीरीज में लेकर कुछ आगे अन्य क्लासेस के माध्यम से भी बारी बारी सभी योजनाओं का अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में आज 5 प्रमुख योजनाओं के बारे में जानेंगे, जिसमें से प्रथम योजना है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। जैसा कि हमने टाइटल दे रखा है, इसका कार्यकारी मंत्रालय तथा यह योजना कब प्रारंभ हुई और भी अन्य चीजें हैं। इस योजना का उद्देश्य क्या था, यह एसडीजी गोल को कैसे कवर करता है तथा यह पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की क्षमताओं को विकसित करने के लिए क्या कार्य करता है, ये सब आरजीएसए के अंतर्गत आता है। यह योजना 2 चरणों में लागू की गई थी। इसका प्रथम चरण 2018 में प्रारंभ हुआ था, 2018-19 से 2021-22 तक, तथा इसका द्वितीय चरण का प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल 2022 से, और जो कि चलना है 31 मार्च 2026 तक। तो इसमें लिख लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इसका कार्यकारी मंत्रालय, आरजीएसए का कार्यकारी मंत्रालय। कार्यकारी मंत्रालय आरजीएसए को कौन सा मंत्रालय रन कराता है, तो वह है पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार। पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार। आरजीएसए पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार इसको क्रियान्वित करता है। आगे इसमें लिख लेंगे योजना का प्रारंभ, आरजीएसए का प्रथम चरण। ये 2 चरणों में लागू हुई थी, तो इसको लिखेंगे आरजीएसए का प्रथम चरण। प्रथम चरण आरजीएसए का प्रथम चरण जो कि लागू हुआ था वर्ष 2018 में, तो इसमें लिख लेंगे वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक। इसका द्वितीय चरण, आरजीएसए का द्वितीय चरण। द्वितीय चरण इसका लागू हुआ था 1 अप्रैल 2022, 1/4/2022 से 31/3/2026 तक। ये योजना संचालित रहेगी। आगे इसमें लिख लेंगे आरजीएसए का उद्देश्य। आरजीएसए का उद्देश्य राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान क्यों लागू किया गया, इसका उद्देश्य क्या था, इसके पीछे सरकार की मंशा क्या थी। तो इसमें इसका सबसे प्राथमिक उद्देश्य था कि पंचायती राज संस्थाएं जो हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हमारी पीआरआईस हैं, इनकी क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण। तो इसमें लिख लेंगे पीआरआईस मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण। निर्माण तथा प्रशिक्षण यह इसलिए संचालित की गई कि जो हमारी पंचायती राज संस्थाएं हैं, ये रूट लेवल पर कैसे अच्छा कार्य कर सकती हैं, ग्राम पंचायत लेवल पे कैसे अच्छा कार्य कर सकती हैं। तो इसमें एसडीजी के जो गोल हैं, हमारे 17 गोल हैं, इसमें से 9 प्रमुख जो 9 एसडीजी गोल हैं जिनको ग्राम पंचायत लेवल पे प्राथमिकता से लागू करना था। प्रमुख 9 सिद्धांत जिनको पंचायत स्तर पर प्राथमिकता दी जानी है। पंचायत स्तर पर
प्राथमिकता दी जानी है। इनको पंचायत स्तर पर प्राथमिकता दी जानी है। इसका फंडिंग पैटर्न क्या है? पहले तो इसका विजन देखेंगे। इसका विजन ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, टैगलाइन का भी क्वेश्चन बन सकता है। और इसका विजन आरजीएसए का विजन क्या है? तो सबका साथ, सबका गांव, सबका विकास। इसका विजन है सबका साथ, सबका गांव, सबका साथ, सबका गांव तथा सबका विकास। सबका विकास, यह आरजीएसए का विजन है। लास्ट में लिख लेंगे इसका फंडिंग पैटर्न क्या है, मतलब इसमें केंद्र सरकार कितना वहन करती है और राज्य सरकार कितना वहन करती है। तो लिख लेंगे फंडिंग पैटर्न। इसका फंडिंग पैटर्न इसमें केंद्र राज्य, ऐसे लिख लेंगे केंद्र अनुपात राज्य। तो जो सामान्य राज्य हैं, मैदानी राज्य हैं, उसमें 60 और 40 का अनुपात है। और जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट के तथा पहाड़ी राज्य, अन्य पहाड़ी राज्य जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, और नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स और सिक्किम। नॉर्थ ईस्ट के तथा पहाड़ी राज्यों का फंडिंग पैटर्न क्या है? का फंडिंग पैटर्न वित्त पोषण। तो इसमें लिख लेंगे केंद्र यूटी तो इसमें केंद्र और राज्य का जो रेशियो है वो 90:10 का है। और यूटीज के लिए 100% केंद्रीय सरकार वहन करेगी। तो इसका एक बार क्विक रिवीजन ले लेंगे। जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आरजीएसए योजना है, इसका कार्यकारी मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार। आरजीएसए योजना 2 चरणों में लागू की गई है। आरजीएसए का प्रथम चरण 2018-19 से 21-22 तक। तो इसको यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं 2018 से 2022 तक, ये प्रथम चरण हो गया। द्वितीय चरण 1/4/2022 मतलब 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक, जो कि 15वें वित्त आयोग की अवधि है। इस अवधि के साथ ही आरजीएसए का द्वितीय चरण संचालित हो रहा है। आरजीएसए का उद्देश्य पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण और एसडीजी के जो प्रमुख 9 सिद्धांत हैं, जिनको पंचायत स्तर पर प्राथमिकता दी जानी है। इसमें जो एसडीजी के प्रमुख 9 सिद्धांत हैं जिनको प्राथमिकता दी जानी है, जिसमें से है गांव में गरीबी मुक्ति एवं आजीविका में वृद्धि, स्वस्थ गांव, बच्चों के अनुकूल गांव, और जैसे जल पर्याप्त गांव, गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, स्वच्छ और हरा भरा गांव, सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, सुशासन वाला गांव, ग्राम विकास में बढ़ोतरी। इस प्रकार 9 सिद्धांत हैं जिनको पंचायत स्तर पर प्राथमिकता दी जानी है। आरजीएसए का विजन सबका साथ, सबका
सबका साथ, सबका गांव, सबका विकास। इसका फंडिंग पैटर्न क्या है? केंद्र और राज्य, जो सामान्य मैदानी राज्य है उसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा 40 और 60 का है। नॉर्थ ईस्ट तथा पहाड़ी राज्यों का फंडिंग पैटर्न 90:10 का है। और यूनियन टेरिटरीज के लिए 100% केंद्रीय सरकार इस योजना के कार्यान्वयन के लिए खर्च का वहन करेगी। आगे स्लाइड में देख लेंगे। यहाँ BRGSA का उद्देश्य जैसा कि पहले बता ही चुके हैं, तो यहाँ लिख लेंगे। इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण। पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण। क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण। पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण। तथा इसमें जो SDG के 9 प्रमुख गोल हैं, ऐसे लिख लेंगे। SDG के 9 प्रमुख सिद्धांत जिनको प्राथमिकता दी जानी है, जिनको प्राथमिकता दी जानी है। इन 9 सिद्धांतों को भी लिख लेंगे। 1 नंबर पे गांव में गरीबी मुक्त गांव। गरीबी मुक्त गांव, स्वस्थ गांव, बच्चों के अनुकूल गांव, पर्याप्त जल पर्याप्त गांव, स्वच्छ और हरा भरा गांव, गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव। 8 नंबर लिख लेंगे सुशासन वाला गांव। और 9 किया जाएगा ग्राम विकास में वृद्धि। इस प्रकार पंचायती राज RGSA का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण, और जो SDG के 9 प्रमुख सिद्धांत हैं जिनको ग्राम पंचायत लेवल पे प्राथमिकता दी जानी है, उसमें से है गरीबी मुक्त गांव, स्वस्थ गांव, बच्चों के अनुकूल गांव, जल पर्याप्त गांव, स्वच्छ और हरा भरा गांव, गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, सुशासन वाला गांव, ग्राम विकास में वृद्धि। ये 9 बिंदुओं पर SDG के जो गोल हैं, 17 गोल में से 9 बिंदुओं पर प्राथमिकता के आधार पे कार्य करना है। और इसका फंडिंग पैटर्न तो बता ही चुके हैं। केंद्र अनुपात राज्य, ये हो जाएगा 60-40, और केंद्र नॉर्थ ईस्ट राज्य तथा पहाड़ी राज्य
तो इसमें हो जाएगा 90-10 का, और यूटीज के लिए 100% केंद्र सरकार। ये इसका फंडिंग पैटर्न है। अगली योजना देखेंगे, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 1 फेज 2। दूसरी योजना के बारे में अध्ययन करेंगे, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 1 फेज 2। तो स्वच्छ भारत मिशन SBM फेज 1, इसका प्रारंभ स्वच्छ भारत मिशन फेज 1 का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। 2 अक्टूबर 2014। तथा इसका मंत्रालय, जो मंत्रालय रन करा रहा था इसको, योजना को जो कार्यान्वित कर रहा था, मंत्रालय लिख लेंगे। मंत्रालय पेयजल और स्वच्छता विभाग, पेयजल तथा स्वच्छता विभाग और जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, यह इन दोनों का ज्वाइंट इनिशिएटिव है, स्वच्छ भारत मिशन फेज 1। और इसका उद्देश्य, स्वच्छ भारत मिशन फेज 1 का उद्देश्य राष्ट्रव्यापी अभियान के माध्यम से, राष्ट्रव्यापी अभियान जन आंदोलन के माध्यम से संपूर्ण ग्रामीण भारत को खुले में शौच मुक्त करना, खुले में शौच मुक्त करना। और इस मिशन के अंतर्गत 10 करोड़ से ज्यादा व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया। इस मिशन के अंतर्गत, इस मिशन मतलब SBM फेज 1, इस मिशन के अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया। और इसका परिणाम ये हुआ कि 2 अक्टूबर 2019 को सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों ने स्वयं को ODF घोषित कर दिया, निर्माण किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि 2 अक्टूबर 2019 तक, इसका परिणाम यह हुआ कि 2 अक्टूबर 2019 तक सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों ने स्वयं को ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब खुले में शौच मुक्त, ODF घोषित कर दिया।
अब इसके बाद देखेंगे स्वच्छ भारत मिशन फेज 2। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2। स्वच्छ भारत मिशन ये ग्रामीण है जिसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 प्रारंभ में लिख लेंगे 2020-21 से 2024-25 तक की अवधि के लिए। और इसके लिए जो धनराशि आवंटित की गई इसी अवधि के लिए धनराशि, कुल व्यय की बात करें, ये आवंटन याद रखने योग्य चीजें हैं, ये एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। कुल व्यय और किस अवधि के लिए? 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए 1,40,881 करोड़ रुपए। इसके लिए बजटीय आवंटन 1,40,881 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट इसका उद्देश्य है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 का उद्देश्य सबसे पहला उद्देश्य तो यही था जो 2019 में 2 अक्टूबर 2019 में जो सभी राज्यों ने ओडीएफ घोषित किया था खुद को, वो स्टेटस बरकरार रखना। तो इसके अंतर्गत प्राप्त की गई उपलब्धियों की स्थिरता उद्देश्य में लिखेंगे। इसके अंतर्गत, इसके मतलब SBM सेकेंड फेज के अंतर्गत जो चरण 1 था, चरण 1 के तहत प्राप्त की गई उपलब्धियों के तहत प्राप्त की गई उपलब्धियों मतलब जो SBM फेज 1 था, स्वच्छ भारत मिशन फेज 1 के तहत जो उपलब्धियां प्राप्त की, स्थिरता। और एक और इसका, और ग्रामीण भारत में जो SLWM इसको याद रखेंगे, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। SLWM के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने पर जोर देता है, के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने पर जोर देता है, तथा इसके तहत एक नया स्टेटस बताया गया है सरकार की तरफ से, ODF प्लस। इसके तहत ODF प्लस लक्ष्यों को प्राप्त करना, ODF प्लस लक्ष्यों को प्राप्त करना। ODF प्लस लक्ष्यों को प्राप्त करने से आशय यह है कि जो स्वच्छ भारत मिशन फेज 1 में जो ODF हुए थे क्षेत्र, जो संपूर्ण भारत में जितना क्षेत्र ODF हुआ था ओपन डेफिकेशन फ्री, उसके बाद जो SBM स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 आया, उसके अंतर्गत जो ODF प्लस का स्टेटस था, उसका मेनली मतलब यही था कि जो SLWM है, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, इस पर भी जोर देता था। और इसके तहत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, जैव अपघटित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और धूसर जल प्रबंधन से मतलब है नहाने धोने और बर्तन धुलने का जो पानी होता है,
उसका मैनेजमेंट और मल युक्त कीचड़ प्रबंधन, ये सब ODF प्लस के अंतर्गत आते हैं। अगली योजना देखेंगे कन्या सुमंगला योजना। कन्या सुमंगला योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 2019 से हुआ था। 1 अप्रैल 2019। याद रखेंगे, योजनाओं के प्रारंभ वर्ष भी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं इस टाइम। कन्या सुमंगला योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 2019 और इसकी पात्रता की जो शर्तें हैं, तो एक तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, तो जाहिर सी बात है इसमें लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। तो पात्रता में प्रथम बिंदु हो जाएगा लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए तथा जो परिवार की अधिकतम वार्षिक आय है वो 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें दूसरा बिंदु लिख लेंगे, परिवार की वार्षिक आय रुपए 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसमें इस योजना का लाभ अधिकतम 2 बेटियों तक ही मिलेगा। का लाभ, जैसे परिवार में 3 बेटियां हैं, किसी के 4 बेटियां हैं, तो उसमें से केवल 2 बेटियों तक ही इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ अधिकतम 2 बेटियों तक, याद रखेंगे, अधिकतम 2 बेटियों तक मिलेगा। 3 लाख इनकम, ये इनकम बैरियर याद रखेंगे, और 2 बेटियों तक, और योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 2019 को हुआ था। और इस योजना के चरण हैं, इस योजना को 6 चरणों में लागू किया जाता है। बजट का प्रावधान किया, इसमें कुछ वृद्धि भी की गई है। पहले 15,000 रुपए मिलते थे, अब 25,000 रुपए मिलते हैं। तो इसका एक तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि याद रखने के लिए तुलनात्मक अध्ययन करना जरूरी है, नहीं तो पिछला डाटा और नया डाटा कंफ्यूज करेगा। तो इसको ऐसे बना लेंगे, 6 बिंदुओं पर ये योजना कार्य करती है। तो पहला बिंदु हो जाएगा बालिका का जन्म, यहां लिख लेंगे पिछला, मतलब पहले कितना मिलता था, और वर्तमान। एक नंबर में लिखेंगे बालिका का जन्म, बालिका का जन्म। तो पूर्व में बालिका के जन्म के समय 2,000 रुपए मिलते थे, रुपए 2,000, और वर्तमान में रुपए 5,000। दो नंबर लिखेंगे। अगली स्टेज, एक तो बालिका के जन्म के समय वर्तमान में 5,000 रुपए मिलते हैं, और इसका अगला स्टेज है बालिका का 1 साल के भीतर जब टीकाकरण होता है, और यह मैंडेटरी भी है, अनिवार्य रूप से टीकाकरण करवाना ही पड़ेगा। बालिका का 1 वर्ष के भीतर टीकाकरण, बालिका का 1 वर्ष के भीतर टीकाकरण
पहले यहाँ पर मिलते थे ₹1000 और वर्तमान में 2000 रुपए देय हैं। तीसरा बिंदु लिखेंगे इसमें, बालिका कक्षा 1 में जब प्रवेश करती है तो यहाँ पे लिख लेंगे कक्षा 1 में प्रवेश, कक्षा 1 में प्रवेश। पूर्व में यहाँ पर 2000 रुपए मिलते थे और वर्तमान में 3000 रुपए सरकार द्वारा दिए हैं। चौथी स्टेज देखेंगे कक्षा 6 में प्रवेश। बालिका जब कक्षा 6 में प्रवेश करती है, कक्षा 6 में प्रवेश, कक्षा 6 में प्रवेश पे पूर्व में ₹2000 मिलते थे पूर्व में 2000 रुपए यहाँ पर मिलते थे और वर्तमान में 3000 रुपए दिए हैं। पांचवा बिंदु लिख लेंगे कक्षा 9 में प्रवेश। जब बालिका कक्षा 9 में प्रवेश करती है, कक्षा 9 में प्रवेश, कक्षा 9 में प्रवेश करने पे पूर्व में ₹3000 मिलते थे और वर्तमान में ₹5000 दिए हैं। और अंतिम कक्षा 12, कक्षा 12 उत्तीर्ण और स्नातक में प्रवेश, और स्नातक या कोई भी डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश, स्नातक में प्रवेश। यहाँ पर पूर्व में जो देय राशि थी वह 5000 रुपए थी, वर्तमान में 7000 रुपए। और यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे जो बजट में इस बार प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्या सुमंगला योजना के लिए 2024-25 में 700 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। टोटल इसका करोगे तो यहाँ पे ये आएगा 15,000 रुपए, 2 3 2 5 7 3 10 15,000 रुपए। ये पूर्व में था और वर्तमान में जब इसका टोटल करोगे 7 5 12 25,000 रुपए, यह वर्तमान में राशि दी है। अगली योजना देखेंगे सांसद आदर्श ग्राम योजना। प्रत्येक सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र से कुछ गांवों को गोद लेकर उनका विकास करने से संबंधित थी। और इस योजना के प्रारंभ की बात करेंगे तो यह योजना 11 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ हुई थी। सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ 11 अक्टूबर 2014 नारायण जी की जयंती होती है, मतलब लोक, यहाँ पे लिख लेंगे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जयंती से, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जयंती से इस योजना को प्रारंभ किया गया। और इसका जो प्रारंभ में उद्देश्य था, मार्च 2019 तक
मार्च 2019 तक मार्च 2019 तक 3 आदर्श ग्राम, प्रत्येक सांसद को 3 आदर्श ग्राम विकसित करने थे। 3 आदर्श ग्राम विकसित करना था। 3 आदर्श ग्राम विकसित करना था। और फिर 2024 तक 5 ग्रामों को आदर्श बनाना था। आदर्श ग्राम बनाना था। मतलब प्रतिवर्ष 1 ग्राम को चुनना था। तो इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि इस योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 11 अक्टूबर 2014 को। और इस योजना का जो प्रारंभिक उद्देश्य था, जो प्रथम चरण में 2014 से 19 के बीच में 3 आदर्श ग्राम विकसित करना था, और 2019 से 24 तक 5 ग्रामों को आदर्श ग्राम बनाना था। अगली योजना देखेंगे। और ये भी पूर्व में जो लेखपाल का एग्जाम हुआ था उसमें इस टाइप के भी क्वेश्चन एक आया था। ये शॉर्ट फॉर्म भी हर योजना का याद रखना है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, SAGY। अगली योजना देखेंगे, मिशन अमृत सरोवर। मिशन अमृत सरोवर, इस योजना का देखेंगे प्रारंभ और इसका उद्देश्य क्या है। तो इसमें मिशन अमृत सरोवर योजना का प्रारंभ 24 अप्रैल 2022, 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर इस योजना का प्रारंभ किया गया था। 24 अप्रैल 2022 को मिशन अमृत सरोवर योजना का प्रारंभ हुआ। और ये योजना जो ग्राम पंचायत स्तर पर अमृत सरोवर बनने थे, तो इस योजना को पूर्ण कब तक करना था? तो इसमें पूर्ण होने की समयावधि दे रखी थी 15 अगस्त 2023 तक इनको पूर्ण करना था। और इसको जो कार्यान्वयन करने वाला मंत्रालय है वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार इस योजना को कार्यान्वित कर रहा है। और इसके लक्ष्य क्या थे? प्रत्येक जिले में 75 जलाशय बनाए जाने थे, क्योंकि ये आजादी का अमृत महोत्सव का समय था। और इसीलिए प्रत्येक जिले में लक्ष्य, प्रत्येक जिले में 75 जलाशयों का निर्माण किया जाना था। तो उसमें मछली पालन, सिंचाई की व्यवस्था और भूमिगत जल के स्तर में सुधार और बायोडायवर्सिटी को बढ़ाना, ये सब इसके उद्देश्य थे। इसमें उद्देश्य में लिख लेंगे भूमिगत जल में वृद्धि, भूमिगत जल में वृद्धि, और मछली पालन, सिंचाई, जैव विविधता को बढ़ाना, जो विभाग इसके लिए कार्य कर रहे थे, एक तो ग्रामीण विकास मंत्रालय तो हो गया,
फिर उसमें जल शक्ति मंत्रालय भी इन्वॉल्व था मिशन अमृत सरोवर में। जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, एक तो ये विभाग हो गया। दूसरा इसमें था संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, क्योंकि इनको पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित किया गया। और जल शक्ति मंत्रालय भूमिगत जल के स्तर में वृद्धि के लिए कार्य कर रहा था। और पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय, ये जैव विविधता के बढ़ाने के लिए, पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय, पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय। पंचायती राज मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, आज की हमारी ये 5 योजनाएं हमने पढ़ी हैं, जिसमें से पहली योजना थी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, और फिर स्वच्छ भारत मिशन फेज 1, स्वच्छ भारत मिशन फेज 2, कन्या सुमंगला योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना और मिशन अमृत सरोवर। आगे की क्लास में कुछ और योजनाओं को लेके आएंगे। तब तक के लिए इनका नोट्स बनाइए और रिवीजन करते रहिए।